छात्रों, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम 2024 में है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चूँकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समय आप लोगों का अत्यधिक नहीं लेंगे, चूँकि आप लोगों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। देखिए, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका हम आंसर जानने का प्रयास करेंगे। जब प्रकाश की किरण जो है, जब एक माध्यम से, देखिए यहाँ पे एक माध्यम से क्या दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब अपने पथ से विचलित होता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसको हमने चित्र में दर्शाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। यानी एक माध्यम से आपका प्रकाश जब कहेगा दूसरे माध्यम में गया है तो अपने पथ से विचलित हो गया है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्नों पर हम ध्यान रखेंगे। अब इसके नियम को जान लेते हैं हम। यहां पे प्रकाश अपवर्तन के नियम, तो हम जानते हैं कि प्रकाश अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। अब है कौन कौन, अभी उस फिगर में समझ सकते हैं, या आगे आप लोगों को समझाया भी जाएगा। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह इसका पहला नियम है। और आपतन कोण की जया, जिसको साइन कहा जाता है, और आपतन कोण आई होता है साइन आई। यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसी को हम स्नेल का नियम भी, यानी प्रकाश अपवर्तन के जो दूसरा नियम है, प्रकाश अपवर्तन की यह दूसरा नियम है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम के खोजकर्ता नामक वैज्ञानिक स्नेल ही थे। इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किया था। उन्होंने इस नियम का खोज किया, इसलिए उन्हीं के नाम से इस नियम का नाम रखा गया। अब जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश में माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश में माध्यम दो होते हैं। एक तो माध्यम सघन होता है, इंटेंसिव मीडियम, सघन माध्यम, और दूसरा जो होता है रेयर मीडियम होता है, यानी विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम इस बात को कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, थोड़ा इस पर अशुद्ध हो गया है, ये कम हो गया है, यानी कम होती है, तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा के सापेक्ष जो है कांच सघन माध्यम में होते हैं। अब आप जानोगे विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, यह कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। या जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। जैसे कांच के सापेक्ष हवा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके अपवर्तन की घटना देख लीजिए। प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप लोगों ने समझा। और आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ी होती है। इसको हम समझा चुके हैं। यहां पे आप देखेंगे, हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 2.9979 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश की चाल तथा देख लेंगे, हवा में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर मानी जाती है, बराबर होती है। तो इसलिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का प्रयोग होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना को देख लीजिए। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आ रहा है तो आप देख लीजिए यह कांच है और पानी में प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश करने के बाद आप देख लीजिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है, विलंब से दूर हो जाती है और आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण की मान से छोटा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न देख लेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम से बाहर निकल जाती है तो इसमें अपवर्तन की घटनाओं को आप देख लेंगे। देखिए, जब या विरल माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, हाँ, और पुनः देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और सघन माध्यम से पुनः अपने माध्यम में आ जाती है तो यह अपने स्वरूप को खो देती है। यहाँ पे एक एक करके समझ लीजिए। निर्गत जो किरण निकल रही हो, अभी मैं आकृति में दिखाया हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में बाहर निकल जाती है तो उसे निर्गत किरण कहा जाता है। निर्गत कोण, निर्गत किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण यानी विचलन कोण कहा जाता है और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब जानेंगे क्या होता है पार्श्व विस्थापन। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर निर्गत कोण यानी कोण आई बराबर कोण ई।
और आपतित किरण तथा निर्गत किरण सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं। पार्श्व विस्थापन के गुण देख लीजिए। पार्श्व विस्थापन कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्व विस्थापन आपतन कोण तथा सीधा समानुपाती होता है। तीसरा नियम देखेंगे, पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक तथा सीधा समानुपाती होता है। चौथा देखेंगे, पार्श्व विस्थापन आपतित किरण तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप क्या करिए कि पानी में पेंसिल को डुबा दीजिए। पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्या नजर आती है। इसका क्या कारण है देख लीजिए। मैं आकृति में मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। तो देख लीजिए, पेंसिल है। पेंसिल तो हम सीधा ही डाले हैं, वास्तविक पेंसिल यही है। लेकिन जब हम अपने आंखों से देखते हैं, विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम में हम देखते हैं, ये सघन माध्यम है या हमारी विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जब हम सघन माध्यम में देखते हैं तो पेंसिल जो होता है वो क्या होता है, तिरछा दिखाई देता है। इस आकृति में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल की नोक से आ रही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम करती है, तो अपवर्तित किरण को उसे विपरीत दिशाओं में ले जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। और जब उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यही कारण है कि पेंसिल हो, छड़ हो, कुछ भी आप यदि कर रहिएगा, ये डालिएगा तो क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश अपवर्तन के प्रमुख गुण। प्रकाश अपवर्तन जो अपना गुण प्रदर्शित करता है, आप उसको जान लीजिए। पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी एवं छोटी दिखाई देती है। दूसरे गुण को आप देख लेंगे, अक्षरों के ऊपर कांच के टुकड़ा रखकर देखने पर उसका पृष्ठ उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा गुण देखेंगे, मछुआरों को मछली भेदने में कठिनाई होना। अपवर्तनांक आप देख लेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पे आप देख लेंगे, अपवर्तनांक को म्यू या भी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि दो माध्यम हवा और कांच हो और प्रकाश के किरण हवा से कांच में प्रवेश करे, तो हवा में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यह अनुपातिक या बराबर होती है। चूंकि दोनों माध्यमों का समान राशियों के अनुपात होते हैं, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कभी भी आपतन पर निर्भर नहीं होता है। अपवर्तनांक पदार्थ के प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अब सबके अपवर्तनांक थोड़ा देख लीजिए। हवा का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, पानी का अपवर्तनांक 1.33, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 देख लेंगे। उसके बाद क्या, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, फिलेंट कांच का 1.65, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, हीरा का 2.42,
देख लीजिए तारपीन तेल का 1.47, उसके बाद देख लीजिए कनाडा बल्सम का 1.53, खनिज साल्ट का 1.54, रोबेडियम का 1.71, उसका क्या है देख लीजिए नीलम का 1.77 होता है। इसमें हवा का अपर्तनांक सबसे कम होता है, हवा का अपर्तनांक 1.003 होता है। हीरा का अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। लेंस के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेंस होता क्या है? तो लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं और एक अवतल लेंस होते हैं। अब सबके हम रूपों को जानेंगे हम। यह देख लीजिए, यह उत्तल है और उठा हुआ भाग है, यह अवतल है, धंसा हुआ भाग है। उत्तल लेंस अब समझ लीजिए, उत्तल वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो तथा किनारे पतली हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आकृति में आप देख भी सकते हैं। अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, वैसे लेंस जिसके बीच की सतह पतली हो तथा किनारे की सतह मोटी हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, देख लेंगे तीनों। एक होता है उभयोतल लेंस, उभय उत्तल लेंस, यानी वैसे लेंस जिसका दोनों का दोनों तल उत्तल हो, तो वैसे लेंस को उभयोतल लेंस कहते हैं। यही उत्तल लेंस है। अब देख लीजिए समतलोतल, समतलोतल, यानी वैसे लेंस जिसका एक सतह समतल हो तथा दूसरा तल उत्तल हो, उसे समतलोतल कहा जाता है। अवतलोतल, वैसे लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा उत्तल हो, उसे अवतलोतल कहते हैं। देख लीजिए, यह धंसा हुआ है और यह थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यह अवतल वाला भाग है और यह उत्तल वाला भाग है। अवतल लेंस भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। उभय अवतल, समतलावतल, उत्तलावतल। उभय अवतल देख लेंगे, वैसा लेंस जिसका दोनों का दोनों तल अवतल हो, यानी इधर भी अवतल हो और इधर भी अवतल हो, उभय अवतल कहलाता है। समतल अवतल, वैसे लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल हो। देखिए, एक भाग में समतल है, दूसरे भाग में अवतल है, तो यह समतलोतल कहलाता है। उभयावतल, वैसे लेंस जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल हो, उभयावतल कहलाता है। लेंस में भाग लेने वाले प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। जैसे वक्रता केंद्र हो गया। लेंस जिस गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जिस गोले से बना होता है, उस गोले के केंद्र को, मान लीजिए एक गोला है और इसका हमने एक बिंदु ले लिया, जो केंद्र है वही इसका वक्रता केंद्र है। हमने इसमें उत्तल और अवतल करके दिखाया है।
इसमें आपको देख लेना है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी को प्रधान अक्ष कहा जाता है। द्वारक भी जान लीजिए, द्वारक या लेंस का व्यास, लेंस की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। यह लंबाई देख लीजिए, लेंस के लंबाई को द्वारक कहा जाता है। प्रकाशीय केंद्र, द्वारक के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं, या लेंस का वह बिंदु जिस पर प्रकाश का अपवर्तन के बाद अपने पथ से सीधे गुजर जाता है प्रकाश केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, लेंस में वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस में वक्रता त्रिज्या दो होते हैं, R1 और R2। दोनों आपस में R1 और R1 बराबर R2 या R1 नॉट इक्वल R2 हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस पर काटती है या कटती हुई प्रतीत होती है तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे आकृति में आप समझ सकते हैं। दोनों की आकृति आप देख सकते हैं। पहले उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की है। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस वास्तविक होती है क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश अपवर्तन होकर प्रधान अक्ष को वास्तविक कटान से करती है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस काल्पनिक होती है क्योंकि अवतल लेंस के प्रकाश की किरण अपवर्तन होकर मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हो तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उत्तल लेंस से मुख्य फोकस, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजर सकती है और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो होती है जो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। मैंने दोनों लेंस इसमें बना दिया है, अब देख लेंगे। चाहे तो लेंस अवतल हो या उत्तल, सदैव आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाती है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर बिना विचलन के गुजर जाती है। इस आकृति में आप देख सकते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनना, एक एक करके देख लेंगे आप। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O पर तथा F1 के बीच रखी हो, जब वस्तु O तथा F1 के बीच रखी हो तब यह आकृति आप देख लीजिए और इसको समझिए। जब वस्तु प्रकाश केंद्र O तथा F1 के बीच रखी हो, यहाँ पे F1 आप देख सकते हैं, वो आप एक बिंदु मान सकते हैं कि बीच जब रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के आगे बनता है और इसकी प्रकृति जो होती है काल्पनिक होती है।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है, यानी मुख्य फोकस पर ही जब वस्तु हम रख दें, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। जब वस्तु की वक्रता केंद्र 2F तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तब यहाँ पे देख सकते हैं 2F और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इस आकृति में आप देख सकते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र 2F तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र 2F1 पर रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, देख लीजिए यहाँ पे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र 2F1 पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र 2F2 पर ही बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब वस्तु को अनंत तथा 2F के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रख दे वस्तु को हम और 2F के बीच रखा जाए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा 2F1 के बीच में बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रख दीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। वह उत्तल लेंस के लिए था, अब अवतल लेंस में चलेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, इस आकृति को आप लोग बना लेंगे जरूर। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, यहाँ पर देख लीजिए। यह अनंत पर वस्तु को रखा गया है और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, देख लीजिए। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा 0 के बीच बनता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है और वस्तु का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। लेंस सूत्र: किसी भी लेंस में वस्तु की दूरी u और क्या प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध होता है। उस संबंध को लेंस सूत्र कहा जाता है। अवतल या उत्तल लेंस का सूत्र: 1/f या 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हमने आकृति में इसको समझाने का प्रयास किया है। तो हम सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेते हैं और उसको मान लेते हैं। माना कि m तथा n एक उत्तल लेंस है और जिसमें वस्तु की दूरी OA मान लेते हैं।
आप वस्तु दूरी ओ ए ले लीजिए, ओ और ए ले लीजिए, वस्तु दूरी हो गया। यह दूरी माइनस यू होती है। फोकस दूरी ओ एफ टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ से शुरू होता है और एफ टू हो गया। और प्रतिबिंब दूरी ओ डैश यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओ ए डैश इक्वल टू भी। तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रमाण निकालेंगे। तो प्रमाण में समकोण त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, तो कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री है। कोण ओ बराबर कोण ओ, शीर्षमुख कोण से हम चल लेते हैं, यानी ए बी ओ समरूप है ए डैश बी डैश ओ डैश के। तो एंगल टू एंगल से चलते हैं, यानी कोण से। जब कोण से चलिएगा तो ए बी का बट्टा ए डैश बी हो जाएगा और बी ओ का बट्टा बी डैश ओ हो जाएगा बराबर ए ओ का बट्टा ए डैश ओ हो जाएगा। यानी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ और ए डैश बी, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज से चलेंगे हम। पुनः समकोण त्रिभुज पी ओ एफ टू तथा ए बी एफ टू में, तो कोण ओ बराबर कोण ए डैश, समकोण से चलते हैं। एफ टू आपका बराबर होगा शीर्षमुख कोण से, और जब यह बराबर है तो एंगल टू एंगल से चलेंगे, यानी पी ओ एफ टू समरूप होगा बी डैश ए डैश एफ टू के। किससे? एंगल टू एंगल से, यानी कोण से। तब जो है पी ओ बट्टा बी डैश ए डैश बराबर ओ एफ टू बट्टा ए डैश एफ टू बराबर ए एफ टू बट्टा बी डैश एफ टू, अर्थात पी ओ बट्टा बी डैश ए वन ए डैश इक्वल टू ओ एफ टू बाई ए वन एफ टू। ए बी बट्टा बी वन ए बी बट्टा बी डैश ए डैश बराबर ओ एफ टू बट्टा ए डैश एफ टू, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर पी ओ है। अब समीकरण 1 तथा 2 से चल देंगे। तो समीकरण 1 में जो आपको मिला था ए ओ बट्टा ए डैश ओ बराबर ओ एफ टू बट्टा ए डैश एफ टू, ए ओ बट्टा ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ टू बराबर ए डैश 0 ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू, चूँकि ए एफ वन ए डैश एफ टू बराबर ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू, अर्थात माइनस यू बटा भी बराबर एफ बटा भी माइनस एफ माइनस यू भी प्लस वी एफ बराबर वी एफ, यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू भी। समीकरण समीकरण में एफ भी से भाग देने पर आप देख लीजिए, यहाँ पे भाग दे दिया गया है। यू एफ से यू एफ क्या कट जाएगा, वी एफ से वी एफ कट जाएगा और वी से वी कट जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और इसी को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब आवर्धन लेंस समझ लीजिए। तो लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस में प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी से व्युत्क्रम होती है और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात लेंस क्षमता बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है और इसे D से सूचित किया जाता है, अर्थात किसी भी स्थिति में यदि फोकस दूरी मीटर मात्रक में भी हो तो सबसे पहले उस मात्रक को मीटर में बदल देंगे। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि